हेलो बच्चों, आई सेल्फ अभिषेक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम SAS एजुकेशन प्लाजा एटा। आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का थर्ड लेक्चर्स आप लोगों को बताने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ के बारे में आज हम बात करें। इससे पहले हम दो लेक्चर दे चुके हैं। पहला लेक्चर मेथड्स ऑफ चार्जिंग का, दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज यूनिट डायमेंशन का, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के। हमने प्रीवियस लेक्चर के एंड में आपको बताया था कि दो चार्जेस हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो पोलरिटी हो सकती है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव मींस लाइक चार्जेस हो सकते हैं दोनों, या फिर अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। वो एक दूसरे को लाइक चार्जेस तो रिपेल कर रहे थे, अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे थे बेटा, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये चीज हमें कूलॉम्स ने बताई और आज हम उन्हें ही एक्सप्लोर करेंगे। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ यहाँ पर हम तीन तरीके का पढ़ेंगे। पहले हम स्केलर फॉर्म का पढ़ने वाले हैं, फिर हम वेक्टर फॉर्म का पढ़ने वाले हैं, फिर कार्टेशियन प्लेन का। पहले हम शुरुआत करते हैं कूलॉम्स लॉ। बेसिकली है क्या, स्केलर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कूलॉम्स लॉ में बताता क्या है, कूलॉम्स लॉ बताता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इसको बताता है बेटा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन वर्ड सब लोगों को पता होगा, इंट्रैक्शन। और जिन्हें नहीं मालूम है, इंट्रैक्शन वर्ड बेटा इट मे बी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। तुम हमको चाहो या फिर नफरत करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात ना, अट्रैक्ट करो या रिपेल करो, दोस्ती करो लड़ाई करो, इग्नोर नहीं कर सकते। दो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। या तो अट्रैक्ट करो या रिपेल करो, कुछ एक करना होगा। आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। मींस इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन में दोनों चीजें आ जाती हैं। इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन करेंगे। अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो हमें कौन बताएगा, कूलॉम्स लॉ बताएगा। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें कौन बताएगा बेटा, कूलॉम्स लॉ बताएगा। हम दो चार्जेस लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास दो चार्जेस हैं बेटा। एक चार्ज हमारा है Q1, एक चार्ज है हमारा Q1 है, ठीक है ना। एक और चार्ज है Q2 है, Q2 है। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड दे आर सेपरेटेड बाय, के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या है, आर सेपरेशन, स्मॉल आर डिस्टेंस से वो दोनों क्या है, सेपरेटेड है। लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं बच्चे। पहले का Q1 मैग्नीट्यूड है एंड Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, विच आर सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है बेटा, वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम, कूलॉम ने क्या कहा, आप 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के आए, 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के आए, वहां पर आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आप पढ़ रहे थे तो वो दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था उसे बता रहा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलॉम ने भी कुछ न्यूटन को ही फॉलो किया। कैसे वहां पर स्टेटमेंट था वैसे ही कुछ सिमिलरिटी है, दोनों लगभग सिमिलर हैं। कूलॉम ने पहला स्टेटमेंट दिया कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा दोनों चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो दोनों चार्जेस के बीच में रहने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर हम दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो दो चार्जेस के बीच का रहने वाला है वो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं
तो उनका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो भी बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहला स्टेटमेंट उनका हुआ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट वो देते हैं दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाई आर सेपरेशन। कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में बेटा? आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो वो कहते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मींस दोनों चार्जेस के बीच का अगर सेपरेशन हम बढ़ाते हैं, चार्जेस को दूर दूर करते हैं, आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों चार्जेस को अगर हम पास करते हैं, आर की वैल्यू को कम करते हैं, तो फिर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पास बैठोगे दोस्ती हो जाएगी या फिर दुश्मनी हो जाएगी। कब हो सकती है? जब पास हो, इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इंटरेक्शन दो तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन रिपल्सन, कैसा भी हो सकता है वो। दूर दूर रहो, ना दोस्ती हो रही ना दुश्मनी हो रही, हो भी रही है तो कम हो रही है। बात समझ में आ गई ना? अगर हम आर की वैल्यू को कम करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू अगर हम ज्यादा करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या कर ले बेटा? कंबाइन कर लेते हैं। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। दोनों के LHS में क्या है बेटा? फोर्स है। दोनों के LHS में फोर्स, तो हमारा क्या रहने वाला है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर क्या है? Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? F इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे हम बढ़ते हैं। यह प्रोपोर्शन का साइन है। आप कई बार ऐसा पढ़ चुके होंगे, जब जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं एक इक्वल लगाते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक कांस्टेंट भी लगाना होता है। यह आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा, 11वीं क्लास में हुक्स लॉ में पढ़ा, बहुत जगह आपने जब जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो आपने वहां पर क्या लगाया? एक कांस्टेंट लगाया। हम भी यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे? हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट कैपिटल के है, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K क्या है बेटा? K वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स किसके बीच का था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज रेस्ट में थे उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K होता क्या है? K होता है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंबल आ गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऐसा सिंबल है, इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन, रीड एज एप्सिलॉन। कैपिटल E कैपिटल T में थोड़ा सा कर्व है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, मैंने नीचे नॉट लगाया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ वैक्यूम या एयर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है क्या एप्सिलॉन? एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी होता है। क्या होता है बेटा? ये परमिटिविटी का सिंबल है। हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है और उस परमिटिविटी की वैल्यू पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब नॉट लगा हुआ है इट मींस वो किसकी परमिटिविटी की हम बात कर रहे हैं? फिर वो हम परमिटिविटी एयर की बात कर रहे हैं, यहां बोले वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट है, इट मींस परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को फिजिक्स में हम एक की तरह ट्रीट करते हैं, स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको एयर मिल रहा है या वैक्यूम मिल रहा है आपने परमिटिविटी एक ही रखनी है, वो एक की तरह ट्रीट किया जाता है और स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या इतनी बात आपको बेटा क्लियर हो गई? के इक्वल्स क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू भी होती है, कांस्टेंट की, हर कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा यूनिट भी बन के आएगी,
के की एक यूनिट भी बन के आएगी, कांस्टेंट की एक यूनिट बन के आएगी। अगर हम इस फॉर्मूले को किसके टर्म में चेंज कर लें बेटा, के टर्म में चेंज करते हैं। अभी उसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं इसकी यूनिट लिखता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है बेटा, परमिटिविटी होता है। क्या होता है, परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा कूलम्स लॉ भी स्केलर फॉर्म में, हमारा मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं बच्चों। जो मेन फॉर्मूला हमारा कूलम्स लॉ का बनने वाला है, उस इक्वेशन को हम फाइनली अब क्या लिखेंगे, वो हमारा फॉर्मूला मेन बनेगा। F इक्वल्स के की जगह हम क्या लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही तो हमको बनाना था। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क करेगा वो क्या बताएगा बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, R दोनों चार्जेस के बीच का क्या है बच्चे, सेपरेशन, ठीक है ना, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही हमारा कूलम्स लॉ है। अच्छा, के जो है, के किन किन पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ के है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा लिखा था वैल्यू ऑफ के। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, के बेसिकली था क्या, के था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है बेटा, परमिटिविटी पर। किस पर डिपेंड करती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम मीडियम की परमिटिविटी चेंज करेंगे, मींस एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी 4 और पाई मींस 22/7, ये दोनों क्या है, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज करें, एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी की वैल्यू चेंज करते हैं, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। मीडियम चेंज करने से परमिटिविटी चेंज होगी, परमिटिविटी चेंज होने से वैल्यू ऑफ के चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज होगा, और के की वैल्यू चेंज होने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है ना। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, वो होती है एयर या वैक्यूम की। कितनी होती है बेटा, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट के की यूनिट का रेसिप्रोकल हम कर दें। क्या करते हैं बेटा, रेसिप्रोकल कर दें। परमिटिविटी यहां पर डिनोमिनेटर में है, के की यूनिट का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, मींस न्यूटन पे इनवर्स -1 मीटर -2 कूलम, यूनिट ये हो गई। दोनों की यूनिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और के की वैल्यू आप पता है आपको, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर भी सकते हैं। आपको के मालूम है, 4 मालूम है, पाई मालूम है, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर यही निकलेगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा। आपने क्या पढ़ा अभी तक, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और आपका मेन फॉर्मूला क्या बन रहा है, मेन फॉर्मूला आपका बन रहा है F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। कितनी बात क्लियर हो गई। डायमेंशंस और बनाते हैं हम, के की डायमेंशन और परमिटिविटी की डायमेंशन हम चेंज बनाते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन, फोर्स कांस्टेंट है, उसकी हम डायमेंशन बना रहे हैं, डायमेंशन ऑफ। देखो बेटा, शुरुआत हम करते हैं, हम जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की या किसी भी चीज की डायमेंशन बनाते हैं तो हमें उसकी ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। मेन मोटिव हमारा क्या है, उसकी ऐसा यूनिट पता करना। अभी प्रीवियस में
मैंने ऐसा यूनिट लिख दी थी, लेकिन हम ऐसा यूनिट बनाएंगे कैसे, पहले हम वही बताते हैं, फिर ऐसा यूनिट की हेल्प से डायमेंशन बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है। okay. हम जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कूलाम्स लॉ का, अभी हमने ड्राइव किया था, K Q1 Q2 अपॉन RS। यदि हम इस फॉर्मूले को K के टर्म में चेंज कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1, R स्क्वायर इधर गया, Q1 Q2 यहाँ गया, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है ना। फोर्स F हमारा क्या है बच्चे, फोर्स है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन था, मतलब एक डिस्टेंस थी, लेंथ थी, मीटर स्क्वायर। Q1 क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और एक और चार्ज है, तो फिर हमारा क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर हो गया। और इसी को मैंने क्या लिखा था बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसकी बन गई है, यूनिट बन गई, यूनिट, यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के, क्या बन गया बेटा, ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया, एसआई यूनिट, ठीक है ना। जरा हम डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, तो हम देखते हैं न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, हम लिखते हैं m1 l1 t माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन हो गई बच्चे, फोर्स की डायमेंशन हो गई। ये मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब लेंथ है, लेंथ पर हम क्या लिखेंगे, l की पावर टू, l की पावर टू। ये चार्ज है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, चार्ज की डायमेंशन क्या थी, a1 t1, m0 l0 था, m0 l0 a1 t1, या सिंपली हम उसको क्या लिख सकते हैं, a1 t1, और उस पे होल पे पावर क्या है, माइनस का 2, होल पे पावर क्या है बेटा, माइनस का 2, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमको क्या मिलने वाला है, m एक ही जगह है m1, L1 यहां पर है और L2 यहां पर है, तो क्या मिला हमको, L की पावर 3, T पे पावर माइनस 2 है, T पे पावर माइनस 2 यहां पर है, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T पे पावर माइनस 2 और हो जाएगा, ये फाइनली क्या हो जाएगा, T पे पावर माइनस 4, और A पे पावर क्या आने वाला है, माइनस 2 आने वाला है, A पे पावर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 2। तो इट इज द डायमेंशन ऑफ K, ये क्या बन गया बेटा, K की डायमेंशन हो गई, क्या हो गई, ये K की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ के। m1 l पे पावर 3 t पे पावर माइनस 4, और फिर क्या आ रहा है बेटा, a पे पावर माइनस 2। अगला हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, किसकी बात करें बेटा हम, एप्सिलॉन। ये तो के की हमने कर ली, डायमेंशन ऑफ के और ऐसा यूनिट ऑफ के दोनों हमने बना ली, डायमेंशन ऑफ के भी बना लिया और एप्सिलॉन वो यूनिट ऑफ के भी बना लिया। अगला हम बताने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, किसकी बात करें, परमिटिविटी की बात करेंगे, यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी। फ्रॉम एक फॉर्मूला हम जानते हैं कूलाम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम चाहें तो हम इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन के टर्म में चेंज कर लें, या फिर हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हम एक और अभी जो हमने बनाया हम उसी का यूज कर लें। हम जानते हैं K इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको कर लेते हैं और इजी हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट के टर्म में चेंज कर लें। किसके टर्म में चेंज कर लें बेटा, एप्सिलॉन नॉट। जब हम नॉट बोल रहे हैं तो हम किसकी परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, फ्री वैक्यूम आ रहा है या फिर फ्री स्पेस आ रहा है, ठीक है ना। हम इसको अगर एप्सिलॉन नॉट के टर्म में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, के की हमको यूनिट भी पता है और के की हमें डायमेंशन भी पता है। जब हम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालें, क्या निकालें बेटा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखो 1/4 पाई एक कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं। 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं। के की यूनिट होती है, के की यूनिट अभी हमने लिखी थी, क्या लिखी थी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
ऐसी हमने के की यूनिट लिखी थी। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। न्यूटन पे इनवर्स -1 है, मीटर पे -2 है, और कूलाम पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। ये क्या हो गया बेटा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। और आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट की यूनिट का क्या है, रेसिप्रोकल। कांस्टेंट की यूनिट का क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। परमिटिविटी की यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट का क्या होता है बच्चे, रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ गई। सिमिलरली जब हम डायमेंशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बेटा, डायमेंशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बेटा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशन ऑफ के। क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट उसकी डायमेंशन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमने क्या लिखी थी बेटा, m1 l पे पावर 3 t पे पावर -4, m1 l पे पावर 3 t पे पावर -4, और क्या आ रहा था, a पे पावर -2, a पे पावर। ये है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। ये ऊपर पहुंचेगा, साइन चेंज हो जाएंगे पावर्स के, क्या बचेगा, m-1 l पे पावर -3 t पे पावर 4 a पे पावर 2। ये क्या आ गया बेटा, डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई है, ये आ गई परमिटिविटी की डायमेंशन। तो परमिटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट्स और डायमेंशन एक दूसरे के कैसे होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। दोनों को बनाने का तरीका हम किसे यूज कर रहे हैं, हम कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है F = k q1 q2/r², उसको यूज कर रहे हैं। और के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो k की यूनिट और डायमेंशन बना दी, और उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो किसकी यूनिट और डायमेंशन बन गई बेटा, फिर परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशन बन गई। तो यहां तक हमारी बात खत्म होती है कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म की। हमने k और एप्सिलॉन दोनों की यूनिट और डायमेंशन बना ली है। इससे हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पर। आगे जो वेक्टर होगा, कार्टेशियन होगा, उस पर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ बच्चों, तो आगे हम कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। अभी हमने कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ लिया, अब कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये डेरिवेटिव पर्पस का ज़्यादा आता है और इससे हम एक खास चीज़ प्रूव करेंगे। आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, एक थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन वाला। ये कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म उसको भी प्रूव करेगा, उसको सही साबित करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत अच्छी बात होने वाले है, ठीक है ना। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो कैसे क्या कंसीडरेशन करना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप 11th के कुछ वेक्टर्स का यूज करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर वगैरह का। आप मानिए आपके पास एक चार्ज है, लेट्स सी इसका मैग्नीट्यूड है q1, एक और चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है बच्चे q2, q1 एंड q2 विच आर सेपरेटेड बाई, सिमिलर कंसीडरेशन है जैसा पहले था, विच आर सेपरेटेड बाई r। कितने सेपरेशन से सेपरेटेड है बेटा, r सेपरेशन से सेपरेटेड है। और हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है बेटा, पॉजिटिव। हमने प्रीवियस में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं माने थे, यहां पर हमें स्पेसिफिक मानना पड़ेगा। चार्जेस की पोलरिटी बतानी होगी, उससे फोर्स की डायरेक्शन तय होगी। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन तय हो जाएगी। अगर ये निगेटिव निगेटिव होते तो भी रिपेल करते, फोर्स की डायरेक्शन तय होती, और पॉजिटिव निगेटिव होते तो भी फोर्स की डायरेक्शन तय होती। इसलिए हमने यहां पर चार्जेस की पोलरिटी को जरूर कंसीडर करना होगा। दोनों हमने पॉजिटिव नेचर के मान लिए। अब देखो क्या होने वाला है, ये Q1 चार्ज Q2 पर एक फोर्स लगाएगा। Q1 चार्ज जो है वो किस पर लगाएगा बेटा, Q2 पर एक फोर्स लगाने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स की कुछ डायरेक्शन ये रहने वाली है। Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। Q1 क्या करेगा बच्चे, Q2 को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी। और उस हम फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज सेकंड। कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है बच्चे, सेकंड चार्ज पर फोर्स लग रहा है, ड्यू टू चार्ज 1। किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज 1। फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज 1, F21। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने उसके ऊपर एरो लगा दिया। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और F21 की डायरेक्शन क्या है बेटा, F21 की डायरेक्शन ये है। इज दैट क्लियर। सिमिलरली Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज
Q1 पर फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है बेटा, उसकी डायरेक्शन ये रहने वाली, रिपल्सिव फोर्स है। और उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F12, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। बात क्लियर हो गई। F12, जरा फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, क्या डायरेक्शन है। इसके साथ जो फोर्स है वो कैसा है बेटा, Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। जो मैं सेपरेशन इसके साथ लिखूंगा वो क्या लिखने वाला हूं बेटा, R12। क्या लिखने वाला हूं बच्चे, R12। क्या लिखने वाला हूं, R12। इधर से इधर जा रहा हूं तो वो क्या हो गया, R12 हो गया। क्या हो गया बेटा, R12 हो गया। यूनिट वेक्टर R12 हो गया, यूनिट वेक्टर R12। उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर R12 की इस तरफ को। मींस F21 के साथ जो सेपरेशन एसोसिएट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R12। सिमिलरली F12, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, यूं लग रहा है, ऐसे ही तो लग रहा है। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड कैसे लग रहा है बेटा, इस तरीके से लग रहा है। हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो गया, R21। R21 किधर एक्ट कर रहा है, क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया। आपने फोर्सेस समझ लिए, आपने यूनिट वेक्टर समझ लिए। अब हमें बस इन्हीं फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड। इसको ऐसे ही रीड करना है हमको, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड, F12। वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने वेक्टर लगाया। क्या फॉर्मूला बताया कूलाम ने, स्केलर फॉर्म का, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं बच्चे, K। एक चार्ज हमारा क्या है, Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा क्या है, Q2 है, अपॉन। अब देखो मेन सवाल यहीं पर है, हम क्या लिखेंगे, F12 के साथ कौन सा वाला R लिखेंगे, R21 वाला लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे बच्चे, R21 का। और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लिखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी है, F12 की डायरेक्शन किधर है बेटा, 2 से 1 की तरफ। तो हम यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर लगा लिया। क्या लगा लिया बच्चे, यूनिट वेक्टर लगा। F12 हमारा क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। और उसकी एक डायरेक्शन भी हमने बता दी। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर हमने क्या लगाया, R21 लगाया। क्या लगाया बेटा, R21। R21 क्या है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। इज दैट क्लियर। सिमिलरली हम एक और फोर्स निकालते हैं, एक और फोर्स निकालते हैं। वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, F21, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1। F21 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे, F21, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1। देखो F21, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1। ऐसे तो लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, चार्ज सेकेंड पर चार्ज 1 की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बच्चे, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। F21 मैंने मार्क किया हुआ था। इसके साथ जो यूनिट वेक्टर में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बेटा, R12, 1 से 2 की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। क्या लिखूंगा, R12। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। चल तो लिखते हैं आगे, कूलाम्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर हम क्या लिख दें बच्चे, R12। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों फोर्सेस निकाल लिए। ये फोर्स क्या है, कैसे हम इसको रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। इसको हम कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स, सारी थ्योरी लिखी हुई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। F21 K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और हमने यूनिट वेक्टर क्या लगा दिया, R12 लगा दिया। जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखो, फर्स्ट और सेकंड को जरा देखो। यहां हमको क्या मिल रहा है, K है, Q1 Q2 R21 का मैग्नीट्यूड, R21 का मैग्नीट्यूड, यहां से यहां का सेपरेशन। और ये क्या है बेटा, R12 का मैग्नीट्यूड, यहां से यहां का सेपरेशन। ये दोनों बराबर ही है, R21 का मैग्नीट्यूड या R12 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या है बेटा, वैल्यू बराबर, उनका स्क्वायर है, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है। चेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज। ये डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ। ये डायरेक्शन क्या है बेटा, 2 से 1 की तरफ। और ये डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है।
दोनों फोर्सेस कैसे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है बच्चे, अपोजिट हैं। F21 इधर एक्ट कर रहा है और F12 इधर एक्ट कर रहा है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कुछ लिंक कर रहा है, कुछ लिंक कर रहा है 11th और 9th फिजिक्स से। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से हमें क्या पता चलता है, दोनों को कंपैरिजन करने पर हमको क्या पता चलता है, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, जितना F12 है उतना ही क्या है बेटा, F21 है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक को यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, F12 is equals to minus of F21. It is analogous to Newton's third law of motion. ये किसके बराबर हो गया, एनालॉगस वर्ड का मतलब होता है सिमिलरिटी से। इट इज एनालॉगस सिमिलर टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव हाउ कूलम्स लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कुछ नहीं, वो सिंपली आपसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन चाहता है और उसको इस फॉर्म में चाहता है। तो इट इज क्लियर, यहां हम ऐसे लिखें, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चे क्या ये भी चीज आपको क्लियर हो गई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात क्लियर हो गई। जरा एक बार को इस बार फिर समझो आप। हमने क्या लिए थे, हमने दो चार्जेस लिए थे Q1 Q2 विच आर सेपरेटेड बाई R सेपरेशन। दोनों चार्जेस कैसे थे, पॉजिटिव थे। दोनों चार्जेस जब पॉजिटिव हैं दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। Q2 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। Q1 Q2 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, हमने उसको क्या माना, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1, F21। और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। बात क्लियर हो गई। सिमिलरली Q1 पर भी एक रिपल्सिव फोर्स है और वो कौन लगा रहा है, वो Q2 लगा रहा है। Q1 पर भी एक रिपल्सिव फोर्स है, वो Q2 लगा रहा है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, F12। उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। मैंने दोनों का यूनिट वेक्टर लिख ले रहा हूं। F21 का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या है बेटा, 1 से 2 की तरफ, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12। इधर को एसोसिएट कर रहा है यूनिट वेक्टर R12। एक और यूनिट वेक्टर R21, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, ये हो गई। मींस इस फोर्स के साथ कौन सा वाला यूनिट वेक्टर चलेगा, R12 चलेगा। इस वाले फोर्स के साथ कौन सा वाला यूनिट वेक्टर चलेगा, R21 चलेगा। ठीक है ना। हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का यूज किया, हमने फॉर्मूला लगाया, यूनिट वेक्टर हमने मेंशन कर दिया। वैसे यहां पर भी हमने फॉर्मूला लगाया, यूनिट वेक्टर मेंशन किया। दोनों को कंपैरिजन करने पर हम देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। Both forces are equal in magnitude but opposite in direction. Both forces are equal in magnitude but opposite in direction. ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, या हम बोले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बराबर है। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा ही कुछ है। इट इज एनालॉगस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में क्या है बच्चे, अपोजिट। इतना छोटा सा डेरिवेशन है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन कार्टेशियन प्लेन। इसमें बेटा कार्टेशियन प्लेन में पढ़ने वाले हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम चार्जेस को एक कार्टेशियन प्लेन में रखेंगे, कार्टेशियन प्लेन में रखेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर्स के साथ रखेंगे, फिर हम फोर्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक कूलम्स लॉ इन कार्टेशियन प्लेन। इन्हीं चीजों से आगे बढ़ा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं अपने नोट्स के पर्पस के लिए। वैसे भी आपको लिंक मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल होंगे, वहां से आप सारी थ्योरी कॉपी कर सकते हैं। आपके नोट्स वो स्कूल में भी चल जाएंगे, आप जहां चाहें बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। हमने वही चार्जेस लेने हैं, सिर्फ यहां अलग ये होगा कि हमने चार्जेस को एक प्लेन में रखना होगा। किस में रखना होगा, एक प्लेन में, एक एक्स वाई प्लेन हम बनाएंगे और उस एक्स वाई प्लेन में हम दो चार्जेस को रखेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर के साथ रखेंगे और फिर दोनों के बीच का हमको फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात क्लियर हो गई। कुछ उसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज करेंगे, जो आप 11th में पढ़ के आए हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ समझा जाएगा।
मान लो हमारे पास एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन है, ये उसका ओरिजिन है, ये उसका ओरिजिन है। हमने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज हमने Q1 लिया, क्या लिया बच्चे? Q1 चार्ज लिया, और Q1 चार्ज जो है इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से कितना है बेटा? R1 है। कितना है? R। यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है बच्चे? R1 है। पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से मार्क करते हैं। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना है? R1 है। एक और चार्ज हम ले रहे हैं, वो है Q2। वो क्या है बेटा? Q2 चार्ज है, और उसका पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से है वो कितना है बेटा? वो है हमारा R2। दोनों चार्जेस को हमने उनके पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दिया। पोजीशन वेक्टर आप 11th में पढ़ के आए हैं। पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है फ्रॉम ओरिजिन। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, और दोनों चार्जेस की पोलैरिटी जैसे हमने पहले लिया था, दोनों ही चार्जेस कैसे नेचर के हैं बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव है। वही कंडीशन फिर से रिपीट हो रही है, दोनों चार्जेस जब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो रहने वाली है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो कुछ ये रहने वाली है। क्या रहने वाली है बेटा? ये रहने वाली। ये एक फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है बेटा? Q2 चार्ज पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। हम उसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज, ये लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली Q1 पर भी एक फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी। ये क्या फोर्स हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। क्या किया? ये बात क्लियर हो गई। जरा इन फोर्सेस के हम वेक्टर्स देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। जरा हम इस यूनिट वेक्टर को देखें F12 के साथ। F12 के साथ बेटा क्या लगेगा? R21। क्या लगने वाला है? R21। 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? R21। क्या लिखने वाले हैं बच्चे? R2 की डायरेक्शन क्या हो गई? अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 को लिखूं तो वो किधर एक्ट कर रहा है? इधर कर रहा है। इसके साथ जो लगने वाला है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? R12। 1 से 2 की तरफ। किसकी तरफ? 1 से 2 की तरफ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब लगाता है, हम पहले निकालते हैं F12 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? F12 निकालते हैं। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड के Q1 Q2 अपॉन F12 के साथ हम कौन सा लिखेंगे? F12 के साथ हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? R21 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? R21। F12 फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 2 से 1 की तरफ है। R21 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? R21 का मैग्नीट्यूड। R21 वेक्टर है। वेक्टर पे अगर हम मोड लगा देते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और उस पर हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। उस पर हमने क्या कर दिया बच्चे? स्क्वायर कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। हम वेक्टर पे जब मोड लगा देते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर कर दिया। साथ ही साथ हम यूनिट वेक्टर भी मेंशन करें। क्या मेंशन करें बेटा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा? R21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? R21 हो जाएगा। R2 वेक्टर R2। क्या ये बात क्लियर हो गई? यूनिट वेक्टर R21। अगले स्टेप में हम इसको एक चीज और लिख सकते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि वेक्टर इक्वल बेसिकली होता क्या है? वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। दूसरी क्या होती है? वेक्टर इक्वल्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर R21 लिख रहा हूं, अगर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? वेक्टर R21, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इनटू डायरेक्शन ऑफ R21। और डायरेक्शन हमें कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। डायरेक्शन हमें कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो क्या मैं इस यूनिट वेक्टर R21 की जगह कुछ ऐसे नहीं लिख सकता हूं? इसको नीचे ले जाऊं मोड में, वेक्टर R21 इधर गया तो ये क्या हो गया बेटा? मोड ऑफ वेक्टर R2। क्या ये बात क्लियर हो गई? डायरेक्शन इक्वल मैंने क्या लिख दिया?
वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इक्वल क्या हो गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर हो गई। डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर r21 है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वेक्टर ऑफ r21 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ r21 मींस मैग्नीट्यूड ऑफ r21। क्लियर हो गई बात। इस यूनिट वेक्टर की जगह हम यही लिखते हैं कि q1 q2 मॉडुलस ऑफ r21 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर की जगह हम क्या लिख लें, वेक्टर r21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r2 मींस मैग्नीट्यूड ऑफ r21। क्या ये बात क्लियर हो गई। यहाँ देखो पावर 2 है, ये पावर 1 है, मल्टीप्लाई होकर के हमको क्या मिलने वाला है, k q1 q2 r21 वेक्टर r21 है और मोड डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर r21 की पावर, ये हमारा क्या निकल के आया, f12 आया। क्या आया बेटा, ये f12 आ गया, f12 आ गया। किसके टर्म में आ गया f12, अभी r21 के टर्म में आ गया। r21 यहां पर वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, यूनिट वेक्टर में नहीं लिखा है, ये किसके फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा एक और चीज लिखते हैं, सिमिलरली ऐसे ही मैं और क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली एक तो हमारी ये इक्वेशन बन गई ये वाले, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान। एक और इक्वेशन सिमिलरली अगर मैं क्या लिखना चाहूं, F21 लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बेटा, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते आते हैं तो वो हमारा चार्ज हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2, डिनोमिनेटर में यहां पर क्या था, R21 था, वहां पर क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा, R12 वेक्टर लगाया, उस पर पावर क्या हो गई, 3 हो गई, पावर 3। यहां पर मैंने क्या लिखा है, R21, यहां पर क्या हो जाएगा, R12 और मैंने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। समझे बात ना। इस तरीके से ये भी हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड मान। अब लाओ 11th फिजिक्स में चलते हैं। आपने पढ़ के आए हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ के आए बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा यहां देखो, इस डायग्राम में देखो, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है। जरा हम इधर से ट्रैवर्स करते हैं, इधर से ऐसे चलते हैं यूं, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर R2 प्लस ये वाला कौन सा वेक्टर है बेटा, ये वाला वेक्टर कौन सा है, R21। ये वाला कौन सा वेक्टर है बच्चे, R21 प्लस वेक्टर R21। इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर R1 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर R1 मिलेगा। वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तो हमको क्या मिलने वाला है, वेक्टर R1 मिलने वाला है। इट मींस हम R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R21 यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R21 क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस का वेक्टर R2। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 को पोजीशन वेक्टर R1 और R2 के टर्म में लिख दिया। R21 इक्वल हो गया R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो हमने R21 निकाल लिया, R1 माइनस R2 मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 को हमने क्या लिख लिया, पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2 के टर्म में। सिमिलरली एक और बात देखो, हम क्या लिखें, हम इस तरफ से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से एक वेक्टर ये भी तो था, ये वाला भी तो एक वेक्टर था। ये वाला वेक्टर क्या था बेटा, R12 था। ये वेक्टर क्या है, R1। जब हम इधर से ट्रैवर्स करते हैं, इधर से यूं चल रहे हैं, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 क्या हो जाएगा बच्चे, R12। इन दोनों को सम करने पर हमको क्या मिलने वाला है, R2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, वेक्टर R2। तो मैं R12 की जगह क्या लिख सकता हूं, वेक्टर R12 की जगह मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R, वेक्टर R2 माइनस R। क्या ये बात क्लियर हो गई आपने। ये जो दोनों मैंने इक्वेशन बनाई है फर्स्ट और सेकंड, ये किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में। किसके टर्म में बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 और R12 के टर्म में। अब मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहूं
तो मैं R21 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, R21 की जगह तो मैं R1 माइनस R2 लिख दूंगा, और R12 की जगह क्या लिख दूंगा, R2 माइनस R1। R21 की जगह R1 माइनस R2 और R12 की जगह R2 माइनस R1। जरा ये वैल्यूज अगर मैं यहां लिख देता हूं तो फिर मेरा F12 क्या हो जाएगा बेटा, F12 K Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह मैं क्या लिख दूं बेटा, R21 की जगह क्या लिखा, R21 R1 माइनस R2, R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होल पावर कितनी है, 3 है, और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, वेक्टर R21 आ रहा है, और वेक्टर R21 की जगह मैं फिर से क्या लिखूं, R1 माइनस, ये किसके टर्म में हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसके टर्म में बेटा, पोजीशन। ये किसके टर्म में था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये जो दोनों हैं वो हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फर्स्ट और सेकंड जो है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो मैं थर्ड और फोर्थ डालने वाला हूं इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड डालने वाला हूं, और उसे इक्वेशन नंबर फोर्थ डालने वाला हूं, वो हमारे किसके टर्म में आएंगे, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमारा F21 क्या हो जाएगा बच्चे, F21 K Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह मैं क्या लिख दूं, R2 माइनस R1, क्या लिखूं बच्चे, R2 माइनस R1, पावर कितनी है, 3 है, R12 की जगह फर्दर क्या लिख दूं, R2 माइनस, ये हमारा क्या आ गया बेटा, F21 आ गया, और किसके टर्म में, ये दोनों के दोनों जो है वो किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसके टर्म में बच्चे, इन टर्म्स ऑफ। इन इक्वेशंस को भी अगर हम देखते हैं, इन इक्वेशंस को भी अगर हम देखते हैं तो ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, फर्स्ट और सेकंड देख लो या फिर थर्ड और फोर्थ देख लो। ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई बेटा, फोर्थ हो गई, फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड देख लो या थर्ड फोर्थ देख लो, मैग्नीट्यूड में फर्स्ट सेकंड बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। वैसे ही थर्ड फोर्थ भी मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो यहां से भी हम कूलाम्स लॉ को, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एनालॉगस प्रूव कर सकते हैं। मींस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। यहां से भी हम कूलाम्स लॉ को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एनालॉगस प्रूव कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, और फिर कार्टेशियन प्लेन में रखा। स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन प्लेन। आपके न्यूमेरिकल्स स्केलर फॉर्म में सबसे ज्यादा आने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी में। आप एकेडमिक नजर से देखते हैं, सीबीएसई के लिए आपके लिए स्केलर फॉर्म से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन प्लेन ये दोनों डेरिवेटिव पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।